नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में चौहान राजवंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने अर्णोराज को पूरा पढ़ लिया था। और अर्णोराज के उत्तराधिकारियों को हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा, क्योंकि बड़ा ही पेचीदगी भरा वो पॉइंट था। उसमें बहुत सारे शासक थे और वो रट्टा मार के आना पड़ता है। मुझे खुद भी रट्टा मार के आया था कल। ठीक है, और आज तो हो सकता है एक आधा चीज़ें निकल गई हों। तो हमने कल पढ़ा था अर्णोराज। अर्णोराज के बाद जो अगला शासक बनता, वो अर्णोराज की जो पत्नी थी जोहिया राजकुमारी सुधवा, उससे उत्पन्न पुत्र जगदेव बनेगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। जगदेव के बाद शासक बनता है यही जोहिया राजकुमारी सुधवा का पुत्र विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। विग्रहराज फोर्थ के बाद अगला शासक अपरांगीय बनेगा, जो कि विग्रहराज फोर्थ का ही पुत्र था। अपरांगीय को हटाकर फिर वही जोहिया राजकुमारी का पुत्र जो था जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है। किसके बाद? अपरांगीय के बाद। और पृथ्वीराज सेकंड के बाद शासक बनता है हमारा सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना। यह तो है। हाँ, तो ये सारे शासक थे। बड़े ही पेचीदगी भरा है, लेकिन एक दो बार पढ़ते हैं ना तो विद्यार्थी याद हो जाते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ा मतलब जितना पेचीदगी भरा हम समझते हैं ना इतिहास को, उतना बड़ा है भी नहीं। यदि थोड़ा सा हम टेक्निकल होके पढ़े ना तो चीज़ें याद हो जाती हैं। चलो, हम समय नहीं लगाएंगे। जगदेव के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा ही विग्रहराज चतुर्थ की हेडिंग डालते हैं। जगदेव के बारे में मैंने जो कल लिखाया था उतना ही पर्याप्त है। ठीक है, और कुछ है भी नहीं उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, विग्रहराज फोर्थ है ना, जिसको बीसल देव भी बोलते हैं, लिखते हैं बीसल देव। ठीक है, बीसल देव रासो जो है नरपति नाल का गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है, उसमें इनको बीसल देव कहा गया है। ठीक है, इनका नाम विग्रहराज फोर्थ है, लेकिन बीसल देव इनकी उपाधि है। इनका सॉरी इनका जो काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, तो एक लाइन में यही लिखूंगा सबसे पहले कि इनका जो शासनकाल है वो चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताएं। ठीक है, और प्यारे साथियों सभी कमेंट करें। कमेंट करने के आपके पैसे नहीं लग रहे और मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल नहीं रहे, लेकिन आपका एक कमेंट मेरे को एक संबल प्रदान करता है। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और कमेंट भी ये नहीं कि आप केवल सिंबल भेज दिया, कुछ लिखो, है ना। केवल सिंबल मत भेजो। सिंबल भेजने से तो खैर ये होता है चलो आ गया, लेकिन फिर भी आप कुछ लिख के भेजते हैं तो उसका मेरे पे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझे थोड़ा सकारात्मक भरा नज़र आता है। मेरी गलती ही करो, मेरी शिकायत ही करो, लेकिन करो, है ना। चलो, इनके संघर्ष हम पढ़ेंगे। इनके जो है गहड़ वालों के साथ संघर्ष हुए और चालुक्यों के साथ इनके संघर्ष रहे। गजनी के शासकों के साथ इनके संघर्ष हुए। दिल्ली के तोमर शासकों के साथ इनका संघर्ष रहा और सभी से इन्होंने जो है बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी और जीते भी। इस प्रकार से जो है इनका जो शासनकाल है वो इसीलिए स्वर्ण काल कहलाता है। इसके अलावा इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बड़ी शानदार रही हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां काफ़ी अधिक हैं। बढ़िया ये रचना स्वयं करते थे। हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा, है ना, संस्कृत भाषा में लिखा। और जो है विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। वो सारी बातें हम करेंगे। कई सारी उपाधियां रखते थे, सारी बात हम करते हैं। तो चलो, हम सबसे पहले एक बात लिखेंगे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनके शासनकाल को इनके शासनकाल को
चौहानों का स्वर्ण काल माना है। ठीक है, ध्यान रखना, चौहानों का जो है जो निर्माण काल है वो अजयराज चौहान का काल माना जाता है, और चौहानों का जो निर्माण काल की उपाधि अजयराज के काल को दी, वो दी थी हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, कई बार ऐसे ही फैक्चुअल सवाल जो है पूछ लेते हैं और हम गोपीनाथ शर्मा की जगह दशरथ शर्मा की जगह गोपीनाथ शर्मा करके आ जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, मैं इसको भी यहीं पे लिख देता हूँ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, या शर्मा ने अजयराज के शासनकाल को, अजयराज के शासनकाल को चौहानों का निर्माण काल कहा है या माना है ना। तो ध्यान रखना, जल्दीबाजी में आप ये स्वर्ण काल और निर्माण काल को उल्टा मत कर देना बस, है ना, वरना आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा, है ना। ये हमारी आदत रहती है कि आता हुआ सवाल गलत हो गया। एक आधा एग्जाम में हमने भी कही थी कि ये तो मेरा आया हुआ था फिर भी गलत हो गया, होता है ऐसा कई बार, है ना। लेकिन आता हुआ नहीं रहता वो, दरअसल जब रिवीजन की कमी होती है या तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं ना, गौर से नहीं पढ़ते हैं, या तो यहाँ गौर से नहीं पढ़ते या एग्जाम में गौर से नहीं पढ़ते, तब गलती होती है। चलो अब हम पढ़ते हैं विग्रहराज के संघर्ष पढ़ते हैं, इन्होंने किन किन के साथ संघर्ष किए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर पे जो है विग्रहराज व चालुक्य संघर्ष, है ना, विग्रहराज व चालुक्य संघर्ष। दरअसल जो चालुक्य शासक थे, आपको पता होगा कुमारपाल ने पराजित किया था अर्णोराज को, तब अर्णोराज ने और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, आपको पता होगा, जलहरण का कुमारपाल के साथ। तो वो बदला लेने के लिए विग्रहराज ने चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुमारपाल को पराजित किया था, और कुमारपाल से जो है जालोर है, पाली है, और जालोर, पाली, चित्तौड़, सिरोही, ऐसे परगने विग्रहराज चतुर्थ ने छीन लिए थे, किससे, कुमारपाल से। तो मैं ये बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि विग्रहराज ने अपने पिता की हार का बदला लेने हेतु विग्रहराज ने अपने पिता की हार का बदला लेने हेतु चालुक्य शासक कुमारपाल को कुमारपाल पर आक्रमण किया, वह इसे पराजित किया, वह इसे पराजित कर इससे जालोर, पाली, सिरोही व चित्तौड़ छीन लिया। बड़ी बात थी। ठीक है, ये था विग्रहराज व चालुक्य संघर्ष। ठीक है, विग्रहराज व चालुक्य संघर्ष में इतना ही है। और दूसरा जो संघर्ष हम पढ़ते हैं वो गहड़वालों के साथ भी इसका संघर्ष हुआ, और गहड़वाल शासक जो था विजय चंद्र, उसको इन्होंने पराजित किया था। ठीक है,
तो ये बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विग्रहराज व गहड़वाल संघर्ष, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विग्रहराज ने, यही लिख देता हूँ, विग्रहराज ने गहड़वाल शासक विजय चंद्र को पराजित किया। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, विग्रहराज व तोमर संघर्ष, है ना, विग्रहराज व तोमर संघर्ष। ठीक है, विग्रहराज व तोमर संघर्ष। तो तोमर जो थे, दिल्ली में इनका शासन था, तोमर वंश का, और तंवर नाम का शासक यहाँ पे शासन करता था, मगर विग्रहराज चतुर्थ ने उसको पराजित किया और दिल्ली को जीत लिया। इस प्रकार दिल्ली को जीतने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक विग्रहराज चतुर्थ हुआ। इस बात को भी मैं यहाँ पे लिपिबद्ध कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिल्ली के तोमर शासक तंवर को विग्रहराज ने पराजित किया। विग्रहराज ने पराजित किया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली को जीतने वाला विग्रहराज प्रथम चौहान शासक हुआ, है ना। इस प्रकार दिल्ली को जीतने वाला विग्रहराज प्रथम चौहान शासक हुआ। ठीक है, ये बात पूछते हैं, मोस्ट लगा देना। ठीक है, अक्सर पूछते हैं कि दिल्ली को जीतने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। ठीक है, ऑप्शन में बीसल देव भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पे एक चौथा संघर्ष और लिखता हूँ, जो तुर्कों के साथ संघर्ष हुआ था। तुर्क शासक जो थे उनका भी इनके समय जो है आक्रमण हुआ था। जो हमारा ललित विग्रहराज ग्रंथ है, सोमदेव ने लिखा है, उससे जानकारी मिलती है कि विग्रहराज के समय में गजनी के शासक हमीर खुसरो शाह ने और अजमेर पर आक्रमण किया, मगर उसको जो है पराजित होना पड़ा। किससे? विग्रहराज चतुर्थ से पराजित होना पड़ा था। ठीक है, तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसकी जानकारी दिल्ली शिवालिका अभिलेख जो है उस पे भी मिलती है। दिल्ली शिवालिका अभिलेख भी जो है इस विग्रहराज चतुर्थ का ही है। जो अशोक का जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, उस अभिलेख के ऊपर ही विग्रहराज चतुर्थ ने भी एक लेख लिखवाया था। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ ने एक जो है लेख लिखवाया था। उस लेख को ही विग्रहराज चतुर्थ का लेख कहा जाता है, मतलब दिल्ली शिवालिका अभिलेख के नाम से जाना जाता है। उस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि मैंने गजनी के तुर्कों को और आर्यावर्त से बाहर खदेड़ दिया है, और मेरे जो पूर्वज होंगे, मतलब मेरे बाद जो आएंगे शासक, वो भी इनको कटक
कटक तक सीमित रखेंगे। मतलब कटक एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ तक सीमित रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको दिल्ली शिवालिका अभिलेख, हाँ, दिल्ली शिवालिका अभिलेख से मिल जाती है। ठीक है, जो कि किसका अभिलेख है, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे लिख देते हैं चौथे पॉइंट के रूप में। मुझे लगता है आ ही जाएगी बात यहाँ पे, तो हमको जो है अगली स्लाइड पे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 नंबर डाल के, विग्रहराज व तुर्क संघर्ष, है ना, विग्रहराज व तुर्क संघर्ष, विग्रहराज व तुर्क संघर्ष। तो इसमें हम अभी लिखते हैं कि देखो इसकी जानकारी जो है 2 स्रोतों से मिलती है। विग्रहराज ललित विग्रहराज से, है ना, ललित विग्रहराज किसने लिखा, सोमदेव ने, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ललित विग्रहराज के अनुसार, ललित विग्रहराज के अनुसार, ललित विग्रहराज के अनुसार गजनी के शासक हमीर खुसरो शाह को विग्रहराज ने पराजित किया था। ठीक है, विग्रहराज ने पराजित किया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली शिवालिका अभिलेख से, दिल्ली शिवालिका अभिलेख, है ना, दिल्ली शिवालिका अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि उसने तुर्कों को आर्यावर्त से बाहर खदेड़ दिया है तथा उसके पूर्वज इन्हें, मतलब तुर्कों को ना, तुर्कों को जो है अटक है ना, वहाँ पे कटक तो उड़ीसा में है। मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले कटक बोला था, कटक उड़ीसा में है, ये अटक है ना, अटक पाकिस्तान है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान, है ना। तुर्कों को अटक तक सीमित रखेंगे। ठीक है, तो ये बात है विद्यार्थियों, आप इसको समझ ही गए होंगे। ये जो आर्यावर्त का क्षेत्र है ना, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा जो है ये भारत है, तो ये यहाँ पे विंध्यन पर्वत है ना, और ये यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, ये इधर पूरा समुद्र का रास्ता है। तो जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में समुद्र से, यहाँ से समुद्र तक, तो कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, आर्यावर्त कहलाता है ना, आर्यावर्त कहलाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, तो ये पाकिस्तान का ये मान लो अटक है, ये अटक है ना, ये अटक मान लिया, तो यहाँ से आगे नहीं आने देंगे विग्रहराज, ऐसा कहता है। मैंने तो इस आर्यावर्त से बाहर इनको भगा दिया है तुर्कों को, और मुझे आशा है कि मेरे पूर्वज
अटक से आगे, यानी कि अटक से आगे हिंदुस्तान की ओर तुर्कों को नहीं आने देंगे, ऐसा वो कहता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको उतार लें। ये था विग्रहराज चतुर्थ का जो संघर्ष का जो कहने का मतलब ऐतिहासिक जो इतिहास है वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं, तो एक एक करके हम जो है इनकी उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों की मैं इसको मिटा देता हूँ और आप इसको उतार लें, बढ़िया तरीके से उतार लें। ठीक है, और सारी चीज़ों को बार बार जब आप पढ़ोगे ना विद्यार्थियों, तो सारी चीज़ें आराम से कवर होती चली जाएंगी। आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, जितना अधिक हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, पिछले साल के पेपरों का अध्ययन करना और नए सवाल बनाना, नए सवालों को हल करना। नए सवाल जितने जटिल हल करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, है ना। जितने कठिन प्रश्नों को हल करोगे ना उतना ही फायदा होगा, क्योंकि एग्जामिनर कैसा भी पेपर दे दे, हर स्थिति में कठिन पेपर सॉल्व करने वाला विद्यार्थी हमेशा सबसे आगे रहता है ना। इसलिए जितना कठिन हो सके उतने पेपरों को सॉल्व करो, मतलब नेट के पेपरों को अधिकतर सॉल्व करो, तो आपकी छोटी एग्जाम में आसानी से पास हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां, है ना, सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी कुछ उपाधियां हैं, उपाधियां, है ना। तो उपाधियों की हम बात करें तो इनकी कई उपाधियां मिलती हैं, है ना। जैसे एक तो मैंने बताया बीसल देव उपाधि मिलती है ना, सॉरी बीसल देव, एक तो बीसल देव उपाधि मिलती है ललित विग्रहराज ग्रंथ में, सॉरी बीसल देव रासो में। ठीक है, जो कि नरपति नाल्य का है, बीसल देव रासो संस्कृत भाषा का है। एक कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि मिलती है ललित विग्रहराज में, है ना। और इसके अलावा एक मिलती है तुरुस्क जीत, है ना, तुरुस्क जीत भी मिलती है। तुरुस्क जीत का मतलब होता है कलम व तलवार का धनी, है ना। तुरुस्क जीत उपाधि जो मिलती है वो बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीनों उपाधियों का जिक्र कर देता हूँ। एक तो मिलती है इनकी तुरुस्क जीत, है ना, तुरुस्क जीत मिलती है, सॉरी तुरुस्क जीत मिलती है। दूसरी मिलती है कवि या कटी बांधव, कवि या कटी बांधव। ठीक है, और एक मिलती है इनकी बीसल देव। ठीक है, बीसल देव मिलती है। तो तीनों उपाधियों की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो तुरुस्क जीत जो है ये तो मिलती है बिजोलिया अभिलेख में, है ना। हाँ मिलती है बिजोलिया अभिलेख में, बहुत डिटेल से मैंने ये करवाया है बिजोलिया अभिलेख, और बिजोलिया अभिलेख को मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला था। बिजोलिया अभिलेख से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। यदि यहाँ से कोई सवाल आता है तो यदि कोई मेरा कंटेंट पढ़ लेता है तो उसका कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिजोलिया अभिलेख मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। पर्सनली जो पुस्तक आती है जिसमें केवल अभिलेख, सिक्के और ताम्रलेख ही हैं, उस पुस्तक से पढ़ाया है ना, और वो भी गोपीनाथ शर्मा जी की, है ना। तो आप निश्चिंत होकर बढ़िया तरीके से तैयार करना। इसका अर्थ होता है कलम व तलवार का धनी, है ना, कलम व तलवार का धनी। ठीक है, कटी बांधव या कवि बांधव का मतलब होता है विद्वानों का संरक्षण, है ना, करने वाला। ठीक है, विद्वानों को जो है संरक्षण देने वाला या शरण देने वाला, एक ही बात है ना। कवि में कवि भी आ जाएगा, कटी यानी विद्वान, तो हम दोनों लिखेंगे कवियों या विद्वानों को
विद्वानों को शरण देने वाला। ठीक है, और ये इसका स्रोत क्या है? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज है ना, सोमदेव कृत है संस्कृत भाषा में। बीसल देव, यह जो उपाधि मिलती है वो मिलती है बीसल देव रासों में, बीसल देव रासों में मिलती है, रासों में है ना। ये किसका है? ये ग्रंथ नरपति नाल्य का है, नरपति नाल्यकृत है ना, गौड़वाड़ी भाषा में है। ये ध्यान रखना, ये भाषा बहुत बार पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा देना इसको। ये भाषा जरूर पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं किस भाषा में है। ये संस्कृत में है, ध्यान रखना। ये किस में है? संस्कृत में है। और इसने खुद एक ग्रंथ की रचना की थी हरिकेले की, वो भी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अभी इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। एक बार मैं इनकी उपाधियों का जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है, इनकी उपाधि में जो किलहॉर्न थे, उन्होंने ये कहा था कि समकालीन जो विद्वान हुए थे उनमें, समकालीन शासकों में विग्रहराज फोर्थ एक ऐसा शासक था जिसकी तुलना हम कालिदास और भवभूति से कर सकते हैं। ये बात किलहॉर्न ने कही थी विग्रहराज फोर्थ के संबंध में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चौथे पॉइंट के रूप में। ठीक है, चौथे पॉइंट के रूप में मैं एक बात लिखूंगा कि किलहॉर्न ने विग्रहराज की तुलना कालिदास व भवभूति से की, कालिदास में भवभूति से की। ठीक है, तो ये बात भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनके समय की बात करें, कुछ स्थापत्य कला की बात करें, तो इन्होंने अजमेर में एक विद्यालय, एक संस्कृत पाठशाला खुलवाई जिसको सरस्वती कंठाभरण के नाम से जाना जाता है, और उसी में एक मंदिर भी बनवाया था, सरस्वती माता का मंदिर। ठीक है, एक मंदिर भी बनवाया था, सरस्वती माता का मंदिर, और उस मंदिर में एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसे विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, कालांतर में इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर 2.5 दिन का जो पंजाब सा पीर है उसका उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया था। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैं यहाँ पे एक के बाद एक लिख देता हूँ। ठीक है, इनकी अन्य उपलब्धियों में हम देखो, उपाधियाँ हो गई ना। अब मैं एक नंबर पे यहाँ पे 2 नंबर पर डाल देता हूँ स्थापत्य कला, है ना। स्थापत्य में सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण की बात इन्होंने की, इसको बनवाया था सरस्वती कंठाभरण को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, इसमें
इसमें एक सरस्वती माता मंदिर भी बनवाया। इसमें एक सरस्वती माता मंदिर भी बनवाया। ठीक है, इसमें एक सरस्वती माता मंदिर भी बनवाया। ठीक है, ये बात में आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। और जो है इस विद्यालय, ये जो विद्यालय था, इस विद्यालय की दीवार पर जो है विग्रहराज ने अपना जो नाटक था, हरिकेली नाटक, उसकी कुछ पंक्तियां इस पर मिलती हैं, हरिकेली नाटक की। और कुछ पंक्तियां सोमदेव का जो नाटक है ललित विग्रहराज, उसकी पंक्तियां भी मिलती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इस विद्यालय की दीवार पर, इस विद्यालय की दीवार पर हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक व ललित विग्रहराज, सॉरी, ललित विग्रहराज नाटक की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं, कि कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, कि कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। तो एक हमको ये जानकारी मिलती है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कालांतर में और इस विद्यालय को तोड़कर और जो है क्या बनवा दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवा दी थी। हम लिखेंगे कि कालांतर में इस विद्यालय को तोड़कर तुर्क आक्रांता या तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का दास, तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो राजपुताने की पहली मस्जिद मानी जाती है, जो राजपुताने की पहली मस्जिद मानी जाती है, जो राजपुताने की पहली मस्जिद मानी जाती है। इसे 2.5 या अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। कारण क्या है? कारण दो हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा कहने के पीछे। देखो, दो कारण हैं। एक तो कुछ लोग मानते हैं कि 2.5 दिन में इसका जो है निर्माण हुआ था। 2.5 दिन में निर्माण हुआ, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। दूसरा कारण मानते हैं कि 2.5 दिन तक
पंजाब शाह का उर्स भरता है ना। पंजाब शाह पीर का उर्स भरता है। ठीक है, ये दोनों कारण ही माने जाते हैं। नीचे वाला कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 2.5 दिन में निर्माण हो पाना इतने विशाल इमारत का थोड़ा मुश्किल लगता है, वो भी उस ज़माने में। और चूँकि 2.5 दिन का उर्स आज भी लगता है, तो ये बात तो प्रमाणिक है, स्वयं सिद्ध है, इसलिए नीचे वाली बात ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों स्थापत्य कला के संबंध में। अब हम थोड़ा सा इनके जो है इनके ग्रंथ पे बात कर लेते हैं। हरिकेली नाटक की बात कर लेते हैं, फिर विग्रहराज के हरिकेली नाटक की बात कर लेते हैं, फिर हम जो है ललित विग्रहराज की बात कर लेंगे थोड़ी सी। और जो पृथ्वीराज रासो है, ये जो रासो ग्रंथ हमने नहीं यहाँ पे लिखा था ना, ये बीसल देव रासो की बात कर लेंगे, और ललित विग्रहराज की बात करते हैं, और हरिकेली नाटक की बात करते हैं। इन तीनों की बात कर लेते हैं, फिर हमारा ये जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा लगभग। एक आधा बात और बचेंगी अभी। धर्मघोष के कहने पर, जो बहुत जैन विद्वान था धर्मघोष, उनके कहने पर एकादशी को इन्होंने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है गोकर्णेश्वर मंदिर भी बनवाया था, वो बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो एक आधा बातें और हैं वो सारी हम कर लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप लगातार जो है इनको पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट याद हो जाएंगे, और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लगातार मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, यकीन करना मेरा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कुछ ग्रंथों की बात करते हैं। जैसे हरिकेली नाटक की बात कर लें। हरिकेली नाटक है ना, हरिकेली नाटक की बात करें तो हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा संस्कृत में, है ना। इन्होंने लिखा था विग्रहराज फोर्थ कृत संस्कृत भाषा में। ठीक है, हरिकेली नाटक में आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं। हरिकेली नाटक में जो शिव के जो शिकारी अवतार माने जाते हैं, पुरुगुप्त व अर्जुन के मध्य में जो युद्ध हुआ था, उसका विवरण यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि शिव के शिकारी अवतार, शिव के टोटल 28 अवतार माने जाते हैं, ध्यान रखना। विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? 10, और शिव के 28, है ना। तो शिव का ये शायद अंतिम माना जाता है 28वां। शिव का शिकारी अवतार पुरुगुप्त व अर्जुन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हरिकेली नाटक। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक लिख सकता हूँ ललित विग्रहराज में क्या है। ललित विग्रहराज। ठीक है, ललित विग्रहराज एक तो ये सोमदेव कृत है। किसका है? सोमदेव कृत है। संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और इसमें जो जिक्र मिलता है वो ललित विग्रहराज का, इसमें जो जिक्र मिलता है वो विग्रहराज व राजमती ये जो राजमती थी, ये बसंत पाल की
पुत्री थी, है ना, बसंत पाल की पुत्री थी ये, है ना, बसंत पाल की पुत्री, है ना। तो विग्रहराज व राजमती की प्रेम कहानी मिलती है, प्रेम कहानी, है ना, लव स्टोरी मिलती है इसमें। पढ़ना कभी, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है। तो ये ललित विग्रहराज में ये सारी बातें हमारी हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें और हम बात करें बीसलदेव रासो की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीसलदेव रासो की बात करते हैं। बीसलदेव रासो, ठीक है। बीसलदेव रासो की जो रचना थी वो नरपति नाले ने की थी, है ना, नरपति नाले कृत गौड़वाड़ी भाषा। ये भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है, इसको बढ़िया तरीके से याद रखना। और इसमें भी जो है प्रेम प्रसंग मिलता है विग्रहराज व देसल देवी का, है ना, विग्रहराज व देसल देवी की वही लव स्टोरी मिलती है, प्रेम कहानी, प्रणय कथा, या इसको हम कहें लव स्टोरी मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है इनके बारे में प्रमुख प्रमुख बातें हमने कर ली। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, हरिकेली नाटक के जो कुछ पंक्तियाँ हैं वो राजा राम मोहन राय की जो समाधि है ब्रिटेन के ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, उस पर भी जो है इसकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी मैं आप लिख रहा हूँ, इसकी कुछ पंक्तियाँ राजा राम मोहन राय की समाधि पर, ये समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल में, है ना, ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में, है ना, ब्रिस्टल इंग्लैंड, ब्रिस्टल समाधि पर ब्रिस्टल में लिखी हुई है ना, लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आप बढ़िया तरीके से इसको याद रखना, और ये हमारी प्रमुख बातें इसमें हो जाती हैं, ठीक है। ये जो देसल देवी थी विद्यार्थियों, इसके बारे में ये जो है परमार राजकुमारी थी, ध्यान रखना, परमार राजकुमारी थी, ठीक है, परमार राजकुमारी थी। आप इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रख लेना। इस प्रकार से सवाल वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं इतना ज़्यादा पूछने का, लेकिन फिर भी परमार राजकुमारी थी देसल देवी, और भोज की पुत्री थी ये, शायद भोज की पुत्री थी, है ना। इतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही कर लेना, ठीक है। वैसे तो भोज की पुत्री थी, इनके पिता का नाम मुझे याद आ रहा है, भोज था, ठीक है। अब हम इनके कुछ और हम बात करें, जैसे कि इनके दरबार में एक जैन विद्वान थे धर्मघोष, उनके कहने पर इन्होंने एकादशी के दिन जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि विग्रहराज ने धर्मघोष के कहने पर, धर्मघोष आपको पता ही है जैन विद्वान था, जैन विद्वान, है ना, धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो ये बात आपको बड़ी बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, ये भी बात काफ़ी जो है महत्वपूर्ण लगती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है बीसलपुर नाम से एक कस्बा बसाया था, बीसलपुर बांध बनवाया था, टोंक में जो बीसलपुर बांध है वो भी बनवाया था।
इसके अलावा इन्होंने एक गोकर्णेश्वर मंदिर भी बनवाया था, शिव मंदिर माना जाता है ना। तो ये 3 बातें और हम यहाँ पे लिख देते हैं। बीसलपुर बांध है ना, कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है, बनास नदी पर, आप देख लेना। और बीसलपुर बांध, बीसलपुर कस्बा, बीसलपुर कस्बा, वह गोकर्णेश्वर मंदिर, गोकर्णेश्वर मंदिर, ईश्वर शब्द जहाँ लग जाता है वो शिव मंदिर होता है ना। तो ये कैसा मंदिर है, शिव मंदिर है। और वैसे भी जो ये चौहान थे ये शैव उपासक थे ना, हमने पहले लिखा हुआ है। तो इन तीनों का जो है निर्माण करवाया था ना, निर्माण करवाया था है ना, निर्माण करवाया था, ठीक है, इन तीनों का निर्माण करवाया था। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, विग्रहराज फोर्थ के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है, ठीक है। इससे परे आप लगभग ना पढ़ें तो भी चलेगा, मेरे हिसाब से सवाल यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना ही कहूँगा, पहले इस कंटेंट को तैयार करना, उसके बाद समय बचे तो अन्य को पढ़ लेना, वरना इसको पढ़ लेना, पिछले साल के पेपर हल कर लेना, कोई टेस्ट सीरीज बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना। और इन तीनों कंटेंट से आए हुए सवाल को गलत मत करना, आपका सिलेक्शन मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ना, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। मेरी पुस्तक खुद की आ रही है, बस नवंबर में आपको पक्का मिल जाएगी, और उसके क्वेश्चनों को हल कर लेना, ये कंटेंट पढ़ लेना पर्याप्त है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूँ, रेफरेंस लेके आऊँगा, इसकी फ़ोटो या पुस्तक की फ़ोटो और पेपर की फ़ोटो, ठीक है, आपको विथ प्रमाण से दिखा दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।